प्यारे बच्चों, NCERT कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पद्य साहित्य का इतिहास जानेंगे। यहाँ पद्य साहित्य का इतिहास का आपका पार्ट फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं, कुछ पद्य साहित्य के रोचक तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पद्य साहित्य देखिए, अतीत के तथ्यों का वर्णन कालक्रम के अनुसार करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, पहले तो इतिहास की परिभाषा समझ लीजिए आप कि जो अतीत है उसके तथ्यों का वर्णन कालक्रम के अनुसार करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 है आपका आदिकाल, इसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल। दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल, यह इसका नाम क्या है? एक और रीतिकाल। और नंबर 4 है आपका आधुनिक काल। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब एक एक बार हम इनका पूरे डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप इसको देख लीजिए कि आदिकाल का जो काल संवत है वो आपका रहा है 1050 से 1375 तक। और भक्ति काल का काल संवत 1375 से 1700 तक। और रीतिकाल संवत कब तक रहा है? 1700 से 1900 तक। और वर्तमान काल 1900 से आज तक। तो आप इनको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब हम आगे देखते हैं आदिकाल के बारे में। देखिए, आदिकाल या वीरगाथा काल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि आदिकाल, इस काल का नाम आदिकाल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जो काल है वो हिंदी का आरंभिक काल है, यानी कि प्रारंभ का, इसलिए इसे आदिकाल का नाम दिया गया। और इस काल में क्या हुआ? वीरों के जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई। जो भी वीर थे, सैनिक थे, उनके जीवन पर कथा या उनकी जीवन कथा पर कविताएं रची गई। इन कविताओं के आधार पर ही इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। इस आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में क्या हुआ था कि वीरों की जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई थी, इस कारण से इसका नाम वीरगाथा काल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस काल को चारण काल भी कहते हैं। तो वो चारण काल किस लिए कहते हैं वो भी देख लेते हैं आप। इन कविताओं को रचने वाले चारण और भाट हुआ करते थे। जो आदिकाल में जो भी कविताएं रचते थे, यानी कि कवि बोलते हैं हम, उनको क्या कहते थे? चारण और भाट हुआ करते थे। ये क्या करते थे? आश्रय दाताओं की स्तुति और उनके यश का गायन अपनी कविताओं में करते थे, इसलिए इस काल को चारण काल भी कहा गया। तो ये तो उससे आदिकाल से संबंधित कुछ बातें थी। अब हम देखते हैं, इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम देखेंगे कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए, अब देखते हैं आदिकाल की विशेषताएं या इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां। देखिए, नंबर 1 है युद्ध का सजीव चित्रण। जो आदिकाल था उसमें युद्ध का सजीव चित्रण किया गया था। तो पहली विशेषता इसकी बन गई कि युद्ध का सजीव चित्रण। दूसरा है आपका आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो भी आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा की गई थी इस काल में। और रासो काव्य परंपरा की प्रधानता भी इस काव्य में देखने को मिलती थी। तो 3 पॉइंट हो गए आपके। एक तो युद्ध का सजीव चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रासो काव्य परंपरा की प्रधानता, और चौथा है आपका वीर रस की प्रधानता। अब इसके बाद में है आपका 5वां और छठा कि जो ऐतिहासिक घटना है हुई उनका चित्रण भी इस काल में किया गया था।
कौन कौन सी घटनाओं का, जो भी इतिहास में जो भी घटनाएं हुई उनका चित्रण भी इस काल में देखने को मिलता है या किया गया था। ठीक है, और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऐसे तो 4 पॉइंट ही जरूरी है, पर आप लिख सकते हैं कि श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश। ठीक है, श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश। तो देखिए कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी इसकी। नंबर 1 है युद्ध का सजीव चित्रण। नंबर 2 है आश्रय दाताओं की प्रशंसा। मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा आप। नंबर 1 है युद्ध का सजीव चित्रण। नंबर 2 आश्रय दाताओं की प्रशंसा। नंबर 3 रासो काव्य परंपरा की प्रधानता। नंबर 4 वीर रस की प्रधानता। नंबर 5 ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण और श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश। तो ये थोड़ा सा कॉपी में आ नहीं रहा था, ये आपका यहाँ से आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप इसे अब अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनके प्रमुख ग्रंथ या फिर उनकी रचनाएं। देखिए अब देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो पहले प्रमुख कवि का नाम देख लेते हैं। चंदवरदाई, नरपति, जगनीक, सारंगधर और दलपति विजय। फिर से बोलिए आप इनका नाम। चंदवरदाई, नरपति, जगनीक, सारंगधर और दलपति विजय। और जो चंदवरदाई है उनकी रचना थी या उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। और दूसरा है नरपति विसल देव रासो। सब में रासो रासो है। आप नरपति तो विसल देव रासो, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि इसमें रासो काव्य की परंपरा की प्रधानता है इस काव्य में, इस कारण से इसमें सारे ग्रंथों में रासो है। देखिए तो पहला क्या बन गया आपका, चंदवरदाई कवि हैं तो उनकी रचित ग्रंथ क्या है, पृथ्वीराज रासो। दूसरा नरपति विसल देव रासो। तीसरा है जगनीक परमाल रासो। सारंगधर तो हम्मीर रासो। और लास्ट में आपका है दलपति विजय, तो इसका बन जाएगा आपका खुमान रासो। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट करिएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं कि चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति विसल देव रासो, जगनीक परमाल रासो, सारंगधर हम्मीर रासो और दलपति विजय खुमान रासो। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने पद्य साहित्य के इतिहास में कुछ रोचक तथ्यों को जानने का प्रयास किया। आपने परिभाषा देखी और इसके बाद में हिंदी साहित्य के 4 इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, इनके बारे में जाना। और एक आदिकाल या वीरगाथा काल संवंत की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और अगले वीडियो में बच्चों हम पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। और पार्ट 3 में हम उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और आधुनिक काल या वर्तमान काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट में आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट करिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे अगले वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए।